हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के एक नई वीडियो सीरीज़ में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जो जिसमें हम सीखेंगे कुबरनेटिस के बारे में। लास्ट वीडियो सीरीज़ में हमने जो है वो डॉकर सीखा था और उससे पहले हमने लिनक्स सीखा था। और अब डॉकर के बाद हमें इस चीज़ की नीड होती है कि हम कुबरनेटिस सीखें या ऑर्केस्ट्रेशन के टूल सीखें। तो अब हमें कुबरनेटिस के सीखने की क्या नीड है, सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कुबरनेटिस हम जिस सोर्स से सीख रहे हैं वो सोर्स है ये बुक जिसका नाम है कुबरनेटिस इन एक्शन। ये बुक है मेंस इन पब्लिकेशन की बुक है, जिसे मार्को लूस्का ने लिखा है। और ये आपको इजीली इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। ये हमारी फॉलोड बुक है, हम सारे इसी के सोर्सेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे एजेंडाज है जिन जिनको हम आज की इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सीरीज़ बेसिकली जो है वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है कुबरनेटिस का। इसमें हम अभी प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे चल के जब हम थ्योरी समझ जाएंगे तो हम साथ में प्रैक्टिकली भी कामों को करेंगे और अपनी मशीन के ऊपर जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स को डाउनलोड करेंगे और उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का एजेंडा है जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई इसमें हम ये सीखेंगे भाई हमारे पास ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, माइक्रो सर्विस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, कुबरनेटिस क्या है, कुबरनेटिस आखिर कहाँ से आया, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है कुबरनेटिस का, कुबरनेटिस का पर्पस क्या है, कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे भाई ब्रॉडर व्यू क्या हो सकता है कुबरनेटिस का, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यार कुबरनेटिस मास्टर क्या होता है, हिटिंग ऑन दी मूवी टारगेट क्या एक टर्म यूज़ होती है। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमें हमारे माइंड में अराइज होंगे, उनको हम देखेंगे जो बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यार कुबरनेटिस के फ़ायदे क्या हैं और कुबरनेटिस को अगर हमने इस्तेमाल करें तो हमें किन किन टूल्स को जो है वो अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के ऊपर। अब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखें हमारे पास क्या होता है। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आपके पास क्या होता है, जो पुराने ज़माने में आपके पास एप्लीकेशंस बनती थी उसमें आपके पास क्या होता था कि जितनी भी एप्लीकेशंस की लेयर होती थी वो एक साथ ही मर्ज हो जाती थी। जैसे कि ये आपके पास एक यूआई की लेयर है, ये आपके पास एक बिजनेस लॉजिक की लेयर है, ये आपके पास डेटा एक्सेस की लेयर है। और ये आगे जाके क्या कर रही है, डेटा बेस में से डेटा को फेच करके ला रही हैं, ठीक है। अब ये अगर आप देखो ये आपस में जो है वो बिल्कुल टाइटली कपल्ड है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता था, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। सपोज करते हैं अगर ये जो है वो लेयर अगर बंद हो जाए किसी तरीके से, सही तरह काम ना करे, तो ये लेयर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये लेयर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और ये भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या था, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट मीन दी कंप्रेस्ड ऑल ऑन वन पीस। यानी कि आप क्या करते हो, सारी लेयर्स को एक ही उसमें डाल देते हो, एक ही बॉक्स में डाल देते हो, ठीक है ना। और इसके बाद क्या, मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू बी सेल्फ कंटेंट मीनिंग हैविंग ऑल दिस नीडेड टू इटसेल्फ। यानी कि इसमें सारी चीज़ें आप एक साथ ही आपने जो है वो रखी होती थी। ये आपके पास क्या था, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था मोनोलिथिक, जो पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना तो खैर नहीं कह सकते लेकिन इनिशियल स्टेजेस में कंप्यूटर की डेवलपमेंट में जब इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसमें मसले ही आते थे कि जैसे कि अगर एक लेयर बैठ गई तो सारी दूसरी लेयर्स भी सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगी, उनकी फंक्शनलिटी भी वो हार्म होगी और मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसके और भी कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस थे। स्लो रिलीज साइकिल होती थी, यानी कि इसमें मसला ये होता था आपके पास कि अगर इसमें कुछ भी अपडेट वगैरह करनी है तो मैं इसमें इतनी इजीली अपडेट वगैरह नहीं कर सकता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे सर्वर को पहले एक मरतबा बिठाऊँगा। बिठाने से मुराद ये कि मैं इसको जो है वो जो है वो शट डाउन करूँगा। शट डाउन करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद अपनी नई फाइलें इसमें जो है ना एक बंडल की सूरत में बना के भेजूँगा। और उसको मैं दूंगा अपने एक ऑपरेशन वाली टीम को। ऑपरेशन वाली टीम बेसिकली क्या करेगी, इसको यहाँ पे डिप्लॉय कर देगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जब भी आपके पास क्या होती थी, एक न्यू रिलीज़ आती थी तो वो क्या करता था, अभी पैकेज अप कर देता था पूरे सिस्टम को और हैंड ओवर किसको दे देता है, ऑप्स टीम के। ऑप्स टीम बेसिकली क्या होती है, ऑपरेशन टीम। हम बेसिकली क्या है, डेवलपर्स हैं, हमारा काम है डेवलप करना। और ऑपरेशन टीम का काम क्या होता था कि भाई यूज़र तक उस एप्लीकेशन को पहुंचाना, ठीक है। वो क्या करते थे जनाब, वो उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देते थे, ठीक है। अब इसमें मसला क्या आता था कि भाई स्लो रिलीज साइकिल होती थी, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। हम बिल्कुल इजीली जो है वो उसको नहीं यूज़ इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दूसरा मसला आता था वो क्या आता था कि भाई हार्डवेयर फेलियर हो गया। अब हार्डवेयर फेलियर से मुराद ये है कि भाई अगर आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो गया, आपका सर्वर जनाब बैठ गया, तब क्या होगा।
तब ऑपरेशन टीम ले जाएगी, उसको क्या करेगी, मैनुअली जाके माइग्रेट करेगी उस एप्लीकेशन को किसी दूसरे सर्वर के ऊपर। तो वो भी एक मसला था इस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में। अब उस चीज़ को देखते हुए एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाएगी जिसको कहते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब माइक्रो सर्विसेज का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, छोटी सर्विसेज, स्मॉल सर्विसेज, ठीक है ना। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सर्विसेज। तो इसमें हमारे पास क्या होता था कि भाई इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता था कि इसमें हम क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे लार्ज स्केल एप्लीकेशन को इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। यानी कि ऐसा कर देते थे कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती थी, हम उसको इतने छोटे 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 पीसेस में बना देते थे कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते थे, ठीक है ना। और क्या हो जाते थे, दूसरी जो चीज़ होती थी वो होते थे डीकपल्ड हो जाते थे। यानी कि अगर मेरी एक, जैसे कि ये मेरी एक लेयर है, ये मेरा, लेट मी जस्ट चेंज माय पेन हेयर, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरी यूआई की लेयर है, ठीक है ना। अब ये अगर माइक्रो सर्विसेज के ऊपर बनी हुई है, तो अगर ये सही तरीके से काम नहीं भी करेगी ना, तो डेटाबेस की लेयर या बिजनेस लॉजिक की लेयर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये आपस में क्या है, डीकपल्ड है। और ये इसको हम बड़ी एप्लीकेशन को छोटे 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 पीसेस में तोड़ देते थे। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता था, एक तो उसको डेवलप करना आसान, डिप्लॉय करना आसान, अपडेट करना आसान, और उसको अपना स्केल अप करना आसान, ठीक है। तो ये काम हमारे लिए आसानी से हो जाता था, यानी कि हमें पूरी एप्लीकेशन को नहीं बिठाना होता था। सिर्फ जैसे कि आजकल की अगर हम बात करें तो आपकी फ़ेसबुक की एप्लीकेशंस हैं, फ़ेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो भी तो माइक्रो सर्विस के ऊपर बेस्ड है। उसकी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि फ़ेसबुक की एप्लीकेशन कभी मतलब बैठती हो। मोस्टली ये होता है कि वो अप एंड रनिंग होती है, 24/7 पूरे साल वो चल रही होती है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, अगर उनको किसी चीज़ के अंदर कोई चेंजिंग करनी भी होती है तो वो पूरी एप्लीकेशन को बंद नहीं करते हैं, सिर्फ उस पार्ट को बंद करते हैं और माइक्रो सर्विस के थ्रू उसको अपग्रेड कर देते हैं। तो ये फ़ायदा उनको होता है, उनको पूरी एप्लीकेशन बंद करने की नीड नहीं होती है। तो ये आपके पास क्या था जनाब, ये आपके पास माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर है। इससे पहले हमने किस आर्किटेक्चर को देखा, हमने जो है वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को देखा। अब जो हम देखने लगे हैं, हम माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर को देखने लगे। अब ये आपके पास एक लेयर है जिसको हम कहते हैं यूआई, यूज़र इंटरफेस की लेयर है। तो इसमें क्या हो गया भाई, ये समझे ये एक लॉगिन का पेज भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास लॉगिन लॉग का भी हो सकता है, ये आपके पास डैशबोर्ड हो सकता है, ये आपके पास जो है वो लेट्स से कि प्रोफाइल हो सकती है, ठीक है। ये आप देखें, ये इससे भी जो है वो इस माइक्रो सर्विस से भी कनेक्टेड है, इस माइक्रो सर्विस से भी कनेक्टेड है, इस माइक्रो सर्विस से भी कनेक्टेड है, और इस माइक्रो सर्विस से भी कनेक्टेड है। और ये माइक्रो सर्विस इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो ये सारे क्या है, डीकपल्ड है। यानी इस माइक्रो सर्विस को इससे कोई गर्ज नहीं, और इस माइक्रो सर्विस को इससे कोई गर्ज नहीं, और इस माइक्रो सर्विस को बाकी तीनों से कोई गर्ज नहीं। तो ये आपके पास क्या होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है। यानी कि आप अपने लार्ज स्केल एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। अब माइक्रो सर्विसेज जब हमें मिली हैं तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हमारे पास आई हैं। अब वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हो सकती हैं, जब आप माइक्रो सर्विसेज में अपनी एप्लीकेशन को तोड़ देते हो तो उनको जो है वो यूटिलाइज़ करना, उनको जो है वो मैनेज करना, उनको जो है वो कॉन्फ़िगर करना, वो बड़ा एक मसला बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि यार कहाँ पे मतलब मसला मतलब जो आ रहे सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो उस पे जो आपके पास क्या होता है कि भाई माइक्रो सर्विस इज़ अ माइनर मैनर वेयर यू कैन अचीव मैक्सिमम हार्डवेयर रिसोर्सेज टू चैलेंज। अच्छा, इसमें आपके पास एक मसला ये भी होता है कि यार अपना अपने हार्डवेयर को मैक्सिमम लेवल पे किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और सर्विसेज के साथ, सारी सर्विसेज के साथ काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, ठीक है। और सारा काम अगर आपको जो है ना वो मैनुअली करना पड़ जाए तो यह आपके लिए क्या होगा, एक सर दर्द हो जाएगा। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए एक टूल आपके पास आया जिसको हम कहते हैं कुबरनेटिस। कुबरनेटिस बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक टूल है जो कि ऑर्केस्ट्रेशन का काम करता है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये काम करता है कि ये कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज में तोड़ता है और उनको जो है वो इजीली मैनेज करता है। सही है, ये मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है किस चीज़ का, माइक्रो सर्विसेज का। किसको तोड़ता है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को तोड़ता है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो। और इसके अलावा आपके पास और भी जो है वो माइक्रो सर्विसेज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करने के लिए टूल हैं, जिसमें से डॉकर स्वाम है। तो खैर हमने उसको यहाँ पे वो इनलिस्ट नहीं किया। इसके अलावा आप डॉकर स्वाम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है।
तो हम जो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे वो हम करेंगे कुबरनिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो कुबरनिटीज़ आपके पास क्या है, ये डोकर से मुख्तलिफ किस तरीके से, भाई डोकर से मुख्तलिफ इस तरीके को, डोकर आपके पास क्या करता है, कंटेनर से इमेज से एक कंटेनर बनाता है, कंटेनराइज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुबरनिटीज़ उसको फर्दर मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसको अगर लेट से कि स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, और इसके अलावा जो है उसके साथ कन्फिग्रेशन वगैरह दूसरी सारी चीज़ों को जो है वो कुबरनिटीज़ मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब कुबरनिटीज़ है क्या। हमने इससे पहले माइक्रो सर्विसेज को देख लिया, इससे पहले हमने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को देख लिया जिसको हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास चीज़ आ गई है वो है कि भाई कुबरनिटीज़ आखिर है क्या। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं जनाब कुबरनिटीज़ की। कुबरनिटीज़ है क्या। कुबरनिटीज़ अलाउज डेवलपर्स टू डिप्लॉय देयर ऐप देमसेल्फ एज ऑफन दे वांट विदाउट रिक्वायरिंग एनी असेसमेंट ऑफ ऑप्स टीम। इस स्टेटमेंट का सिंपल ये मतलब है कि भाई कुबरनिटीज़ डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें। डिप्लॉय करने से मुराद ये है कि किसी सर्वर के ऊपर उस एप्लीकेशन को जो है वो चढ़ाएं और उसको यूज़र तक पहुंचाएं, ताकि यूज़र तक उसकी क्या हो, एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ ऑप्स टीम, यानी कि ऑपरेशन टीम की असिस्टमेंट के बगैर, यानी कि ऑपरेशन टीम के वो जो है ना वो मतलब डिपेंड ना करें उनके ऊपर। जैसे कि मेरे पास मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, अब मुझे जो है वो यूज़र को जो है वो यूज़र तक वो एप्लीकेशन पहुंचानी है। अगर मेरे पास ऑपरेशन टीम होगी तो वो उसको डिप्लॉय करेगी सर्वर के ऊपर, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये मेरे लिए मैं मतलब डिपेंडेंट हो गया। लेकिन कम्युनिटीज़ के आने के बाद मैं इस चीज़ से आज़ाद हूँ कि भाई मेरे को एक ऑप्स टीम की नीड है, कि वो मेरे पास अगर ऑप्स टीम होगी ही तो ही मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। नहीं, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को कम्युनिटीज़ के थ्रू खुद डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं यूज़र तक उसको किसी भी सर्वर पे चढ़ा के यूज़र तक पहुंचा सकता हूँ। कुबरनिटीज़ अलाउज आल्सो गुड फॉर दी ऑप्स टीम। अब कुबरनिटीज़ सिर्फ डेवलपर्स का दोस्त नहीं है, कुबरनिटीज़ आपके ऑपरेशन टीम वालों का भी दोस्त है। कैसे दोस्त है कि भाई ऑटोमेटिकली क्या करता है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है और रीशेड्यूलिंग कर रहा होता है एप्लीकेशन की, अगर हार्डवेयर फेलियर आ जाए। अब हार्डवेयर फेलियर क्या होता है, यानी आपका सर्वर अगर क्रैश कर जाए, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या करते थे आपके ऑपरेशन टीम वाले बेचारे, वो क्या करते थे कि भाई पूरी एप्लीकेशन को मैनुअली सिस्टम से चेंज करके किसी दूसरे सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते थे। तो वो एक सर दर्द, उसमें डाउन टाइम आता था। यानी कि अगर सपोज़ करते हैं कि अगर वो किसी बैंक की एप्लीकेशन है, अगर उसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 घंटे अगर वो एप्लीकेशन बैठी थी तो कितना ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि सारी काम तो किस पे हो रहा है, ट्रांजेक्शन बेस हो रहा है, ठीक है। तो अब वो इस चीज़ से बरी हो गए कि यार वो हार्डवेयर फेलियर अगर आता भी है ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्विच कर जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये एक नोड है, नोड बेसिकली कहते हैं सर्वर, फिलहाल समझते हैं सर्वर, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर, ये मेरा एक नेटवर्क है। अब अगर मेरी एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर है, अब किसी तरीके से ये सर्वर फेल हो जाए, तो मेरा कुबरनिटीज़ क्या करेगा, इसको इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देगा। अगर ये सर्वर भी फेल हो जाए तो इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये भी हो जाए तो वो एक एक्सेप्शन है, खैर। तो ये अगर जो है ना हार्डवेयर फेलियर को भी वो बहुत अच्छे तरीके से कुबरनिटीज़ डील कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, कुबरनिटीज़ एब्स्ट्रैक्ट अवे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेस वो डेटा सेंटर। अच्छा, इसमें आपके पास एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर जैसे कि आपके पास सपोज़ करते हैं कि मेरे पास ना यहाँ पे छोटे छोटे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। अब उनको कुबरनिटीज़ क्या कर देगा, उनको एक क्लस्टर बना देगा, ठीक है ना। क्लस्टर किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ नोड्स को कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ नोड्स क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सर्वर हो सकते हैं। यानी कि ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5। तो ये पूरा क्या बन चुका है, ये एक क्लस्टर बन चुका है। और मुझे ऐसा फ़ील होगा, सॉरी मेरा टाइप में सही तरह से नहीं कर सका, तो मुझे ऐसा फ़ील होगा कि ये सारा जो भी आ रहा है वो एक सोर्स से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज नहीं है। तो मेरे लिए मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुबरनिटीज़ आपको क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करा दिया कि आपके पास क्या होता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल सर्वर्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, यानी यू आर डिप्लॉइंग अ मल्टीपल कंपोनेंट्स एप्लीकेशन थ्रू कुबरनिटीज़। यानी कि वही वाली बात है कि उनको एक डिफरेंट सर्वर्स को भी एक ही सर्वर बना के पेश करता है, जिससे आपके लिए क्या फ़ायदा हो जाता है, चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है, चीज़ों को डिप्लॉय करना, चीज़ों को जो है वो स्केल अप करना आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, स्केल द सर्विस ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि हर कंपोनेंट के लिए वो क्या कर सकता है, अपना स्केल अप कर सकता है। अगर कहीं पर उसको ऐसा फील होता है कि यार कि यहाँ पे अगर जैसे कि मेरी एक एप्लीकेशन है, मैंने एक ऐप बनाई है, उसको मैंने एक नोड के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब बहुत से लोग अगर एक साथ उस एप्लीकेशन के ऊपर आ गए, तो एप्लीकेशन क्या हो सकती है, वो एप्लीकेशन भेड़ सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कुबरनिटीज़ क्या कर देगा, उसको स्केल अप कर देगा।
ठीक है। वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम अभी अब देखते हैं। अच्छा, इनको डिप्लॉय करता है, उसके अलावा क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेट ईजी अलॉन्ग द एप्लीकेशन। यानी कि हर अगर एक एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय है, एक एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय है, एक एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय है, और ये मेजरली एक ही एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन का पार्ट है, तो इसके बीच में क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। वो किसके थ्रू होगी, वो डॉकर इसके अपना कुबरनेटिस के थ्रू होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास जो है वो दूसरी जो चीज़ आती है कि भाई कुबरनेटिस आपके पास आया कहाँ से। तो कुबरनेटिस आपके पास सबसे पहले आया एक नाम से जिसको कहते हैं बॉर्ग, जो कि बनाया गया था गूगल की जानिब से, ठीक है। बाद में गूगल ने इसको जो है वो सबसे पहले तो अपने इस्तेमाल के लिए बनाया, तो उसके बाद गूगल ने इसको जो दूसरा नाम दिया, वो नाम दिया उसको ओमेगा का, ठीक है। अब इसको बनाने का मकसद ये था कि भाई गूगल के अपने जो डेवलपर्स थे या उनके सिस्टम एडमिन्स वगैरह थे, वो गूगल की एप्लीकेशन और सर्विसेज को खुद मैनेज कर रहे थे इस टूल के थ्रू। जब उन्होंने देखा कि यार वो सक्सेसफुली इन सारी चीज़ों के थ्रू मैनेज कर सकते, तो उन्होंने 2014 के अंदर इस चीज़ को क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, यानी कि आम लोगों के लिए इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को, जिसको उन्होंने शुरू में बॉग का नाम दिया, फिर ओमेगा का नाम दिया, और अब जो है इसको कुबरनेटिस के नाम से जाना जाता है, लोगों के लिए उन्होंने ओपन रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव की। Kubernetes enables you to run software app on thousands of computer nodes if all those nodes were single computer। यहाँ पे वही वाली बात हो गई, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि Kubernetes आपके पास क्या कर रहा होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नोड्स हैं, अलग अलग नोड्स हैं, उनको वो क्या कर देगा, ये आप समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर्स में बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, ठीक है ना। मेरे पास अगर दो पीसी हैं, एक मेरे पास मास्टर नोड है, एक मेरे पास स्लेव नोड है, तो ये आपके पास क्या बन सकता है, एक ग्रुप बन सकता है। ग्रुप क्या हो सकता है, क्लस्टर हो सकता है, ठीक है। अब इस तरह के 1000 क्लस्टर्स हैं मेरे पास, तो कम्युनिटीज़ उसको ये कर देगा कि मुझे ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट दे देगा कि मुझे लगेगा कि यार ये सारे नोड्स जो है ना वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही कंप्यूटर से मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ इजीली चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, अंडरलाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय डूइंग दी सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुझे ये जो है वो आज़ाद कर देते हैं, और मेरे लिए इस डेवलपमेंट को, डिप्लॉयमेंट को और उसकी मैनेजमेंट को बिल्कुल क्या कर देते हैं, सिंपलर कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डेवलपिंग ऐप थ्रू कुबरनेटिस इज़ ऑलवेज द सेम वट एवर द क्लस्टर ओनली कपल ऑफ नोड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ देम, ठीक है। यही कि अगर आपने डिप्लॉय वगैरह करना है, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या हो सकता है कि कपल ऑफ नोड्स हैं, यानी कि कुछ नोड्स के हिस्से हैं, उनको क्या कर सकते हो, उनका एक क्लस्टर बना के आप सिंपली क्या कर सकते हो, थाउजेंड ऑफ नोड में से अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक नोड्स को क्या करें, हम उनका एक क्लस्टर बनाएं और उनको डिप्लॉय कर दें, तो वो काम भी हम कुबरनेटिस के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो क्लस्टर का साइज़ डिपेंड नहीं करता कि क्लस्टर के अंदर कितने नोड्स आएंगे, ठीक है। अब कुबरनेटिस का पर्पज़ ये है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैन बी थॉट फॉर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दी क्लस्टर। अच्छा, अब आपके पास क्या हो चुका है कि भाई कुबरनेटिस आपके पास क्लाउड सर्विसेज के ऊपर जाके उसने क्या कर दिया है, क्लाउड के ऊपर, जैसे कि आपके पास अमेज़ोन हो गया, आपके पास IBM हो गया, आपके पास जो है वो गूगल का जो है वो हो गया, गूगल क्लाउड वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर क्या कर रहा है कि भाई कुबरनेटिस जाके क्या हो रहा है, वो क्लस्टर की एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन रहा है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही जैसे कि मेरे सिस्टम के ऊपर मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह का नहीं, इससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो सारा काम हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कुबरनेटिस के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी काम मतलब उसका मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह लेता जा रहा है। After Kubernetes, app developers can now focus on their app instead of getting worried to the implement certain infrastructure related to the service on their such as। अच्छा जनाब, अब ये दूसरी बात आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कुबरनेटिस के आने के बाद डेवलपर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को बनाने में, और वो इस चीज़ से बिल्कुल, स्पीकर से बिल्कुल आज़ाद हो सकते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो हार्डवेयर होगा या आपका सर्वर होगा वो किस तरह का होगा, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, किस इसके ऊपर ये सही, अगर मैं इस सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को जो है ना डिप्लॉय करूँगा, पता नहीं मेरी एप्लीकेशन इस सर्वर के ऊपर सही चलेगी नहीं चलेगी, ये सारी जिम्मेदारियाँ कौन लेगा, ये सारी जिम्मेदारियाँ कुबरनेटिस लेगा। कुबरनेटिस खुद देखेगा कि किस सर्वर के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन को मैं डिप्लॉय कर दूँ। सपोज़ करते हैं कि अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन, एक जो है ना, मैंने अपने पास एक नेटवर्क बनाया हुआ है 3 सर्वर्स का या 4 सर्वर्स का, तो मेरा कुबरनेटिस बेसिकली क्या करेगा, कुबरनेटिस देखेगा कि इन चारों सर्वर में से कौन सा सर्वर मेरी एप्लीकेशन के लिए सही है,
वो सारी चीज़ें मैं पहले कुबरनेटिस को बता दूंगा कि मेरी इसकी रिसोर्स वगैरह क्या होनी चाहिए, किस पे ये चलनी चाहिए, तो कुबरनेटिस खुद उसको स्विच कर देगा। तो खैर आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कहते हैं सर्विस डिस्कवरी। ठीक है, सर्विस डिस्कवरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि सही सर्विस की डिस्कवरी। ठीक है, मैक्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज रिसोर्स वगैरह यूटिलाइज हों, स्केलिंग हो, लोड बैलेंसिंग हो, यानी कि अब वो क्या हो कि अगर उसके ऊपर ज़्यादा यूज़र आ जाएँ तो एप्लीकेशन वगैरह बैठ ना जाए। ठीक है, और लोड बैलेंस हो, अगर 10 लोगों के आने की गुंजाइश है, ऐसा ना हो कि 20 आ जाएं, 20 आते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, और अच्छा सेल्फ फीलिंग, ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस डिस्कवरी की। Kubernetes will run your containerized app somewhere in the cluster, providing information to its component on how to find each other and keep them running. अब आपके पास सपोज करते हैं कि ये भी एक नोड है, ये भी एक क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है। इसके अंदर मल्टीपल जो है वो क्या कहते हैं कि नोड्स होंगे। ठीक है, तो अब कुबरनेटिस बेसिकली क्या करेगा, कुबरनेटिस आएगा देखेगा कि यार किस तीनों नोड के ऊपर जो है ये एप्लीकेशन, तीनों क्लस्टर में से किस नोड के ऊपर इस एप्लीकेशन को जाना चाहिए। अगर वो देखेगा कि ये एप्लीकेशन ज़्यादा सूटेबल है, इस एप्लीकेशन के लिए ये क्लस्टर ज़्यादा सूटेबल है, तो उसको यहाँ पे आके डिप्लॉय कर देगा। अगर वो देखेगा नहीं ये जो है ना ये वाला नोड ज़्यादा सूटेबल है, तो यहाँ पे आके डिप्लॉय कर देगा। अगर वो आएगा देखेगा नहीं इन दोनों में से ये वाला सूटेबल है, तो यहाँ डिप्लॉय कर देगा। तो ये सारी सरदर्दी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सरदर्दी कौन लेगा, ये सारी सरदर्दी लेगा आपका ये भाई, इसको कहते हैं कुबरनेटिस। ठीक है, वो उनको डिप्लॉय कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मैक्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने आके इस क्लस्टर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया, इस सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया। अब मसला ये आ रहा है कि यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे रिसोर्सेज। 2 GB थी, ठीक है, अब 2 GB से वो ज़्यादा जगह ले रही है, 2 GB से वो कम जगह ले रही है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो कौन देखेगा, वो कुबरनेटिस देखेगा। वो देखेगा कि यार ये क्लस्टर इसके लिए वैलिड नहीं है, अगर यहाँ पे रिसोर्स वगैरह सही यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, तो नेटवर्क के अंदर आएगा बाकी क्लस्टर्स को देखेगा। तो अगर उसको जाके एक क्लस्टर मिल जाता है, ठीक है, या एक जो है वो सर्वर मिल जाता है जिसके ऊपर वो जाके देखता है कि यार ये जगह जो है ना ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे रिसोर्स वगैरह बेटर यूटिलाइज हो सकते हैं, तो यहाँ पे लाके इसको वो डिप्लॉय कर देगा। अब उसको हम कैसे बताएंगे, तो हम उसको बता सकते हैं कि यार ये एप्लीकेशन होगी, ये वो 2 GB की जगह पे चलेगी। ठीक है ना, इतना इसके ऊपर ये चीज़ें ग्राफिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ें हमें उसको ऑलरेडी बतानी पड़ेंगी। अब आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, यानी कि कुबरनेटिस आल्सो टेक केयर ऑफ स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। We can easily add or remove our application replica manually, and Kubernetes will auto divert traffic to the each load balancing. अब देखें इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेरी एक एप्लीकेशन है, अभी इस सर्वर के ऊपर 10 लोगों की सपोज करते हैं आने की गुंजाइश है। अब आ गए 15 लोग या आ गए 20 लोग, तो ये सर्वर क्या हो जाएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा, एप्लीकेशन सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आप उसको बता देते हो कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप क्या बना दो, रेप्लिका बना दो। रेप्लिका मतलब है कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के किसी और सर्वर के ऊपर उसको डिप्लॉय कर दो। शुरू के 10 लोग तो यहाँ पे आएंगे, और बाद के जो अगर 10 लोग आएंगे तो किस सर्वर पे आएंगे, कुछ दूसरे सर्वर पे आ जाएंगे। तो यानी यहाँ वालों को भी सर्विस मिल रही है, यहाँ वालों को भी सर्विस मिल रही है। अब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर 10 लोग चले गए, यानी कि यहाँ अब कोई भी नहीं है, यहाँ 0 लोग हो गए। अब ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, इसको उठा के दोबारा ख़त्म भी कर देगा। ठीक है, फिर उसकी एक ही कॉपी बनी रहेगी। तो ये काम भी आप लोड बैलेंसिंग के थ्रू कर सकते हो। अब सेल्फ हीलिंग से मुराद ये है कि भाई ख़ुद को भरना, जैसे मुझे कोई ज़ख्म वगैरह लग जाता है तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरा जिस्म जो है या मेरी बॉडी जो है वो इस पर रिस्पॉन्ड करती है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो है वो ज़ख्म भरना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास क्या होता है कि कुबरनेटिस आल्सो प्रोवाइड अ फीचर ऑफ डेट चेक्स आवर एप्लीकेशन हेल्थ एंड डिस्क्राइब द पीरियड एंड आल्सो द नीडफुल इन द केस ऑफ नो रिस्पॉन्स। यानी कि हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, ये हमारी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अब ये चलते चलते ना क्या हो गई, रुक गई, ठीक है ना, हैंग हो गई। ठीक है, अब इसको मुझे पता है कि यार अगर मेरी एप्लीकेशन हैंग होती है ना, अगर मैं आगे इसको रीस्टार्ट कर दूँ ना, तो मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, सही चलना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं इसको ना मैन्युअली रीस्टार्ट करने के बजाय सर्विस
सेल्फ हीलिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ कि सेल्फ वो उसको बारी बारी आके चेक करता रहेगा, इसकी हेल्थ को देखता रहेगा कि यार ये रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये हैंग हो जाती तो क्या कर देगा, इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा कि फेलियर ख़त्म हो जाएगा और ये एप्लीकेशन दोबारा से सही तरह काम में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है, जिसमें आपके पास क्या होता है, यूआई होता है और सीएलआई होता है। यानी कि यूआई से भी आप फेमिलियर, क्या यूज़र इंटरफेस होता है, सीआई जिसके ऊपर आप कमांड वगैरह लिखते हो। फिर एक एपीआई सर्वर होता है जो क्या करता है, किसी कम्युनिकेट करता है, कुबरनेटिस मास्टर से कम्युनिकेट करता है। यानी कि मैं इसको कहता हूँ कि जाके एक फ़ाइल क्रिएट कर दो या ये कर दो या वो कर दो, तो मैं एपीआई को बताता हूँ, एपीआई किसको बताता है, कुबरनेटिस मास्टर को बताता है। और कुबरनेटिस मास्टर आगे क्या करता है, वर्किंग नोड, ये आपके पास एक नोड है, ये आपके पास दूसरा नोड है, ये आपके पास तीसरा, ये आपके पास एंड नोड, यानी जितने नोड उसको बनाना चाहे वो बना सकते हैं। इमेज रजिस्ट्री का आपको पता है कि अभी डॉकर से क्या करेगा, वो इमेज रजिस्ट्री वगैरह लेके आएगा। तो यानी कि मैं डायरेक्ट इन नोड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और मैं डायरेक्ट जो है वो कुबरनेटिस मास्टर से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर होगा, एपीआई सर्वर रिक्वायर होगा, तो वो कुबरनेटिस मास्टर से कम्युनिकेट करेगा, कुबरनेटिस मास्टर दिन फॉरवर्ड फर्दर जो है वो हमारे वर्किंग नोड से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह एक और आर्टिफिशियल ब्रॉडर व्यू में अगर हम देखें तो ये मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऐप डिस्क्रिप्टर है, जिसके अंदर मैं इसको बता रहा हूँ कि ये वाली ऐप की एक कॉपी बनाओ, इसको ऐप की 5 कॉपी बनाओ, इस ऐप की 2 कॉपी बनाओ, लेकिन ये दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो आपस में टाइटली कपल्ड हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लेन के ऊपर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर। किसका मास्टर है, कुबरनेटिस का मास्टर है। ठीक है, तो ये आपके पास फिर कहाँ जाएगा, ये इसको इस वर्किंग नोड के ऊपर ले जाएगा, ये इसको इस वर्किंग नोड के ऊपर ले जाएगा, ये इसको इस वर्किंग नोड के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर आप देखोगे तो इसकी कितनी 5 कॉपीज़ बनी है, कहाँ का बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है और यहाँ बनी है। इसकी 2-2 कॉपीज़ बनी है, कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है। अच्छा, वर्कर नोड्स क्या होते हैं, वर्कर्स नोड आपके लेट्स से कि आपके सर्वर्स होते हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आपके पास कुबरनेटिस मास्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लेन। तो ये कंट्रोल प्लेन ही आपके पास क्या होता है, कुबरनेटिस का मास्टर होता है। इट कंट्रोल्स द क्लस्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि क्लस्टर क्या आपके पास, ठीक है, ये आपके पास जो एक क्लस्टर हो सकता है, जो आपके पास वर्किंग नोड होते हैं ये पूरे मिलके एक क्लस्टर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके पास सेट ऑफ सर्वर्स या सेट ऑफ जो है आपके पास ग्रुप ऑफ सर्वर्स क्या बनते हैं, एक तरह का आपके पास क्लस्टर बन जाता है। ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। अब ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, लेट मी जस्ट शो यू हेयर कार्ड। ऑलराइट, अब इसमें आपके पास क्या होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपके पास ई टी सी डी होता है, आपके पास सर्वर ए पी आई होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है, स्केजुअल होता है, क्यूबलेट होती है। अब क्यूबलेट थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वो वर्कर नोड में आ जाता है, और ये आपके पास क्या होता है, प्लेन मास्टर में आ जाता है। अब वर्कर नोड बेसिकली वही होता है कि आपके जहाँ पे आपके पास सर्वर है और आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे डिप्लॉय है। तो सबसे पहले बात करते हैं या आपके पास ई क्या होता है। ई को आप एक एक्सेल की शीट की तरह ले लें, जिसके ऊपर हर नोड का एक स्पेसिफिक डेटा होता है कि यार ये एप्लीकेशन जो आपने डिप्लॉय की हुई है ये इस नोड के ऊपर की हुई है, इसकी ये एक्सटर्नल आईपी होगी, दुनिया इसको इस आईपी के थ्रू एक्सेस करेगी। और उसके समझ लें कि वो जो आपके पास डेटा वगैरह होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टोर्स की वैल्यू की डेटा के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्केजुअल होता है। स्केजुअल के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्केजुअल के अंदर आप बता रहे होते हो कि आपको कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किस रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी। अगर तो उस एप्लीकेशन उन हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के ऊपर सही नहीं चलेगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को वो स्विच भी कर देगा किसी और की तरफ। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है, वो क्या चेक कर रहा होता है, वो रेप्लिकेटिंग को चेक कर रहा होता है और फंक्शनलिटी को चेक कर रहा होता है, किसकी, क्लस्टर लेवल की फंक्शनलिटी को। सही है, अगर आपके पास आपका जो है वो नोड जो है वो फेल हो जाए या नोड आपका जो सर्वर वगैरह बैठ जाए तो वो उसको भी कौन मैनेज कर रहा होता है, जो कंट्रोल मैनेजर कर रहा होता है। फिर आपके पास क्या होता है, सर्वर एपीआई होती है। अब सर्वर एपीआई आपका क्या होता है कि भाई सर्वर एपीआई आपकी जो भी आपका जो ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लेन, वो डायरेक्ट किसके थ्रू कांटेक्ट करेगा, आपकी वर्कर नोड को इस सर्वर एपीआई के थ्रू। ठीक है, सर्वर एपीआई है तो हम इससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि यार एक जगह जाके एक फ़ाइल बना दो, तो मैं डायरेक्ट उसको नहीं कह सकता, मुझे सर्वर एपीआई के थ्रू इसको बताना पड़ेगा। तो सर्वर एपीआई आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड के दरमियान क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। फिर आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्यूबलेट। ठीक है, अब क्यूबलेट आपके पास क्या होता है कि इसकी भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज़ की, कि भाई कंटेनर और जो नोड हैं वो कौन सी मतलब किस पोर्ट स्पेस के ऊपर सही तरह से रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हेल्दी है कि नहीं है, तो क्यूबलेट वगैरह सारी चीज़ों को वो कर रहा होता है। ये किस चीज़ का कंपोनेंट होता है, ये वर्कर नोड का कंपोनेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्यूबलेट मैनेज एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटेनर्स, यानी क्यूबलेट वगैरह क्या कर रहा होता है कि भाई मैनेज करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है किसकी, कंटेनर की और इसके नोड्स की, और इंश्योर करता है कि ये कंटेनर जो है वो डिस्क्राइब जिस पोर्ट्स के स्पेस के ऊपर डिस्क्राइब है कि वहाँ सही तरीके से वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और आपको जैसे कि पता है कि डोकर रन जो है वो और आपको जैसे पता है कि भाई डोकर रन जो है वो क्या होता है कि भाई आपके पास कंटेनर को रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कोम्युनिटीज़ भी जो है ना किस जो है वो रिपोजिटरी से रजिस्ट्री से जो है वो इमेजेस ला रहा होता है, वो भी डोकर की रजिस्ट्री से ला रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हेटिंग अ मूविंग टारगेट का मतलब ये कि अगर आपने एक एप्लीकेशन एक सर्वर के ऊपर बनाई और वो एप्लीकेशन जो है वो सर्वर जो है ना वो क्रैश हो गया, तब क्या होगा भाई? तब आप मैन्युअली जाके क्या उसको चेंज करोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि भाई कम्युनिटीज़ खुद उसको चेंज करके किसी और सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। अब इससे आपके सवाल में आपके माइंड में आता है कि यार अगर मेरे पास 1000 सर्वर्स हुए सपोज करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से मतलब पता पड़ेगा कि यार किस ऐप मतलब किस सर्वर के ऊपर जो है ना वो हमारी जो है वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई हुई है, मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो आपके पास जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट है ETCD, ये क्या कर रहा होता है, ये सारे लॉग्स वगैरह बना रहा होता है, सारे स्टेट्स को सेव कर रहा होता है। तो इसके ऊपर वो आपको क्या दे देगा, इसके अगेंस्ट में एक आईपी दे देगा। कौन सी आईपी दे देगा? एक स्टैटिक आईपी या कोई भी एक जो है ना वो एक आईपी दे देगा, जो क्या कर देगा, वो आउटर वर्ल्ड के लिए ओपन रहेगी। तो उस आईपी के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कम्युनिटीज़ के फ़ायदे क्या हैं कि भाई सबसे पहले हम डिप्लॉयड कर सकते हैं हमारी सारी सर्विसेज को, और हमें जो है ना वो ऑप्स टीम की नीड नहीं है। अगर हमारी ऑप्स टीम कहीं और पे किसी जगह बिज़ी है तो हमें उसकी नीड नहीं है, हम सारा काम खुद कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन के सारे काम हम कर सकते हैं। जो माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करना एक दर्द सन बन चुका है, वो काफ़ी हद तक हम कम्युनिटीज़ के थ्रू जो ऑर्केस्ट्रेशन का टूल है उसके थ्रू हम बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये कि भाई किसी भी नोड के ऊपर कम्युनिटीज़ जब हमारा ऑन एनी नोड वेयर कम्युनिटीज़ इज़ डिप्लॉय कम्युनिटीज़ कैन रन ऐप इमीडिएटली विदाउट हेल्प ऑफ द सिस्टम, मतलब हमें सिस्टम एडमिन्स की नीड नहीं है, यानी कोई अपना ओप्स टीम की नीड नहीं है, हम खुद एज अ डेवलपर सारा काम अब कर सकते हैं। तो डोकर कम्युनिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो है वो डोकर इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास एक मिनी क्यूब होना चाहिए जो बेसिकली आपको एक वर्कर नोड देगा और एक जो है ना आपको एक कंट्रोल प्लेन देगा, जो आपके पास क्या होगा, कुबरनेटिस मास्टर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्यूब CTL होगा जिसके थ्रू आप क्या लिखोगे, सारी कमांड्स वगैरह को लेके होगे। ये बेसिकली एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, आई होप कि आपको ये सारा पार्ट समझ में आया हो। अगर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हमने कोशिश ये की कि इस वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, ताकि जब हमारी थ्योरी क्लियर होगी तो हम प्रैक्टिकल को बेहतर वे में करने की कोशिश कर सकेंगे। लिहाजा अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो काइंडली आप वो चीज़ें हमसे जो है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं, चलें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इंस्टॉलेशन के पार्ट के ऊपर देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।